नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। हाल ही में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजें हटने वाली हैं, जिस कारण से अफ़गानिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजें क्या कर रही थीं, कब से हैं और अमेरिका में मतलब अफ़गानिस्तान में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, सारी हिस्ट्री आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अफ़गानिस्तान के बारे में। ठीक है, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजें हटने के बाद यहाँ पर कंडीशन किस प्रकार की बन सकती है। अमेरिका के अलावा रूस ने भी अपनी फ़ौजें यहाँ पर भेजी थीं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखते रहिए। ठीक है, ये अमेरिकी फ़ौजें हैं जो अफ़गानिस्तान में थीं। सबसे पहले हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देते हैं कि अफ़गानिस्तान कहाँ पर है। ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये हमारा भारत है और इसी के जस्ट बाजू में है अफ़गानिस्तान। ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, ये अफ़गानिस्तान है। हमारी इससे सीमा लगती है। ठीक है, हमारी यहाँ पर अफ़गानिस्तान से सीमा लगती है। जो ये इलाका है यहाँ पर, ये वाला इलाका है, ये हमारा इलाका है। फ़िलहाल पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की सीमा अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट लगती है। ठीक है, अफ़गानिस्तान 1919 में आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों का कब्जा था पहले अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से पर। ठीक है, 1919 में इसे आज़ादी मिली थी। 1919 से लेकर 1960 तक, मतलब 1950 तक के समथिंग यहाँ पर अलग अलग राजाओं का कब्जा रहा है। लेकिन 1950 के बाद यहाँ पर एक अच्छे राजा हुए थे जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम है। तो 1960 के दशक में यहाँ पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था किंग जाहिर शाह। ठीक है, ये बहुत ही महान राजा थे अफ़गानिस्तान के। इन्होंने बहुत सारे नए नए चेंज किए अफ़गानिस्तान की स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शंस करवाए, यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स करवाए, मतलब पॉलिटिकल राइट्स दिए, लोगों को अधिकार दिए, वोट डालने का, इलेक्शन में खड़े होने का, ये सारे अधिकार इन्होंने ही दिए थे किंग जाहिर शाह ने। ठीक है, यहाँ इन्होंने वुमेंस एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया, महिलाओं की शिक्षा और उनके सुधार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, तो 1960 के दशक में इन्होंने नए नए चेंज किए अफ़गानिस्तान की स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन उन्हीं के जो एक कज़न हैं, मतलब एक भाई हैं जिनका नाम था दाऊद खान। ठीक है, उन्होंने 1973 में इनको हटाकर जो सत्ता की कमान है वो अपने हाथों में ले ली। अफ़गानिस्तान की सत्ता जो है वो इन्होंने अपने हाथों में ले ली और इन्होंने खुद को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित किया। ठीक है, प्रेसिडेंट प्लस पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद को घोषित किया दाऊद खान ने 1973 में। ठीक है, इन्होंने भी मतलब ये सुधार चालू रखे। ठीक है, लेकिन 1978 में, 1973 को वो प्रेसिडेंट बने थे, 1978 तक उन्होंने भी मतलब सुधार चालू रखे। लेकिन 1978 में एक वहाँ की पार्टी थी अफ़गानिस्तान की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान यानी कि पीडीपीए। इन्होंने क्या किया, मतलब पीडीपीए पार्टी ने क्या किया कि दाऊद खान का तख्ता पलट करके सत्ता की जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, इन्होंने उसे, मतलब जो पीडीपीए है, इस पार्टी ने इसे क्रांति कहा था यानी कि रेवोल्यूशन कहा था। लेकिन जो दाऊद खान थे उन्होंने इसे तख्ता पलट कहा था यानी कि ज़बरदस्ती शासन छीन लेना। ठीक है, तो अब सत्ता आ गई है पीडीपीए के हाथों में। अफ़गानिस्तान जो यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी जो गरीबों का हमेशा, मतलब गरीब तबके को लेकर साथ चलती है और अमीरों को हमेशा मतलब उनको कमज़ोर करना चाहती है, सीधी बात ये है। ठीक है, तो 1978 में ये सत्ता में आई। ठीक है, इन्होंने भी लगातार जो मॉडर्नाइजेशन है यानी कि जो आधुनिकीकरण है वो लगातार जारी रखा। और सबसे जो उन्होंने एक बड़ी चीज़ की थी वो ये थी लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे ज़मीन को छीनकर जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको देना, ये इस सरकार के द्वारा किया गया था, जिसे लैंड रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन का बंटवारा, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन देना। और इसी कदम के कारण उनका घोर विरोध हो रहा था। जो एरिया थे, जो अफ़गानिस्तान के रूरल एरिया थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि जिनके पास ज़मीन थी उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी। और ये जो लोग थे अफ़गानिस्तान के, ये ट्राइबल लोग थे, मतलब आदिवासी टाइप के या जो अलगाववादी लोग हैं वो लोग थे जिनको ये रिफॉर्म पसंद नहीं आ रहे थे।
मतलब उनके साथ जो नए नए चेंज किए जा रहे थे, नए नए उन पर नियम लागू हो रहे थे, वो ये मानने वाले नहीं थे। क्योंकि ये जो मतलब यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ के जो लोग हैं, वो ज़्यादा कानून व्यवस्था को मानते नहीं थे, लेकिन उन पर एक कानून ज़बरदस्ती थोपे जा रहे थे, जिस कारण से इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। और विरोध के बाद जो ये पार्टी है, इसने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मतलब मार पीट कर शांत करवा दिया, ठीक है, गोली मार कर उनकी हत्याएं करवा कर, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्रूरता के जरिए उन सारे आंदोलन को ख़त्म करवा दिया, ठीक है। इसके बाद मतलब ये जो यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, ये इतना ये सब हो रहा था, हिंसा हो रही थी, इस कारण से ये जो पार्टी है, ये कमज़ोर पड़ती जा रही थी, यहाँ मतलब कमज़ोर पड़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था। इस कारण से इस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने USSR यानी कि सोवियत संघ से मदद मांगी कि आप हमें पैसे भेजें, मिलिट्री भेजें, इसको कंट्रोल करने के लिए, जो ये सिचुएशन बन रही है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप अपनी सेना को भेजें, ठीक है। तो USSR जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है, ठीक, कम्युनिस्टों का लीडर है USSR, ठीक है। तो उसने यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अपनी एडवाइज़र भेजे, यानी कि जो सलाह देने वाले हैं वो भेजे, उसके साथ में इन्होंने मिलिट्री का सामान भेजा, साजो सामान भेजा, मिलिट्री भी भेजी, ठीक है, USSR ने। तो यहाँ पर 1979 से, ठीक है, 1979 से 1989 तक यहाँ पर सोवियत अफ़गान वॉर चला, यानी कि सोवियत की सेना यहाँ पर आ चुकी थी, USSR की यहाँ पर सेना आ चुकी थी। ये आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे होंगे, ये बहुत ही फेमस फ़ोटो है जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ की सेना एंटर कर रही थी, ठीक है। तो ये सेना बुलानी पड़ी। तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि USSR की सेना या रूस की सेना यहाँ पर क्यों आई थी। ये जो आंदोलन चल रहा था, आपस में ये लोग लड़ रहे थे, मतलब सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने के लिए इस सेना को बुलाना पड़ा था, ठीक है। ये जो जब मतलब जब अफ़गानिस्तान में ये सेना एंटर हुई तो 34 मुस्लिम देशों ने और UN की जनरल असेंबली है, उसने भी इसका घोर विरोध किया कि आप किसी भी देश में ऐसे कैसे घुस सकते हैं, वो आंतरिक मामला है, आप उस पर ज़बरदस्ती अपनी सेना को वहाँ पर मतलब लाकर आप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी, जो सोवियत आर्मी थी उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। और यहाँ के जो सारे शहर हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान के जो सारे शहर हैं उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो, टेलीविज़न, इस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सारी जो ज्योग्राफी है, जो बड़े बड़े शहर हैं, उन्होंने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। सिर्फ जो रूरल एरिया हैं, जो गाँव हैं, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उस पर वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए थे, इसका भी एक कारण है, मैं आपको कारण बता देता हूँ। गाँव पर सोवियत आर्मी कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि जो ये वाला इलाका है इसका, अफ़गानिस्तान का, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हिंदू कुश नाम की पहाड़ियाँ हैं, हिंदू कुश नाम की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ी इलाका है जहाँ पर रोड वगैरह भी नहीं हैं, लोग वहाँ पर जा ही नहीं सकते, आर्मी वहाँ पर जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस कारण से गांव पर उनका कंट्रोल नहीं हो पाया था, बाकी सारे इलाकों पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। सिटीज़ पर कंट्रोल कर लिया था, सिर्फ जो ग्रामीण इलाका है उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों की कि उन्होंने इस पर क्या रिएक्ट किया। जब वहाँ पर USSR की, रूस की सेना पहुँच गई, सिटियों पर कंट्रोल कर लिया, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने इसे एक होली वार यानी कि एक पवित्र लड़ाई के रूप में देखा, यानी कि उन्होंने खुलकर अब उनसे लड़ना चालू कर दिया। और इन्हें बोला जाता था मुजाहिदीन। जो रूस की सेनाओं से लड़ रहे थे या जो रूस के खिलाफ थे, उन्हें बोला जाता था मुजाहिदीन। और जो ये लड़ाई लड़ रहे थे उसे बोला जाता था जिहाद, यानी कि अपने धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब इस तरीके से लोगों को वहाँ पर उनका माइंड सेट किया गया था कि जो रूस है ये दूसरे धर्म के लोग हैं और हम दूसरे धर्म के लोग हैं, और जो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में धर्म चलता है वो चलता है इस्लाम, और उन्होंने इसे इस्लाम धर्म पर आक्रमण माना, ठीक है, यानी कि इस्लाम धर्म को कंट्रोल करने वाला माना, और इस्लाम धर्म के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ ये करेंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, ये उन्होंने माना, ठीक है। और इसे होली वार यानी कि एक पवित्र युद्ध के रूप में उन्होंने देखा। और चारों तरफ यहाँ पर मतलब युद्ध होने लगे, छुप छुप के युद्ध करते थे ये लोग, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, ये छुप छुप के US की आर्मी पर अटैक करते थे, रूस की आर्मी पर अटैक करते थे, ठीक है। और ये एक प्रकार से अपने आप को एक मतलब मरने मारने से भी नहीं डरते थे। इस कारण से यहाँ पर गृह युद्ध
मतलब चालू हो गया, लड़ाई चालू हो गई, ठीक है। और जो ये अफ़गानिस्तान के लोग थे इन्हें सपोर्ट कौन करता था, जो ये मुजाहिदीन थे इन्हें सपोर्ट करता था पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना एंड यूएसए। अमेरिका भी इसको सपोर्ट करता था, क्योंकि रूस के खिलाफ हमेशा अमेरिका रहा है, ठीक है। रूस के खिलाफ हमेशा से ही अमेरिका खड़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि अगर रूस यहाँ पर कंट्रोल कर लेगा अफ़गानिस्तान को तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले वो अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लेगा, फिर हो सकता है उसके बाजू वाले जो मुल्क हैं, बाजू वाले जो देश हैं उन पर भी कंट्रोल कर ले। तो इस कारण से जो अमेरिका है वो लगातार इन मुजाहिदीनों को पैसा, हथियार और बहुत सारी चीज़ें दे रहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो मुजाहिदीन हैं, ये मुजाहिदीनों की कुछ फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। ये गुरिल्ला वारफेयर यानी कि जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसके द्वारा ये हमला करते थे। ये पहाड़ियों पर छुपे रहते थे और जब भी कहीं भी रूस की सेना या अफ़गानिस्तान सरकार की जो सेना है वो कहीं पर भी दिख जाती थी तो उस पर ये अटैक कर देते थे, ठीक है। और इन्हीं में से एक था, ठीक है, ये मतलब इन्हीं में से एक लास्ट में मतलब इन्हीं में से एक आतंकवादी भी था। इन्हीं सारे गुटों में से एक आतंकवादी गुट भी था जो है अलकायदा, और अलकायदा का भी एक जो मास्टरमाइंड था जिसने अमेरिका पर ही अटैक किया था उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। जो इन्हीं फाइटर्स में से था, इन्हीं मुजाहिदीनों में से एक था ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ओसामा लादेन, ठीक है, जो कि बाद में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना, ठीक है। यहाँ पर 3 तरीके के लोग थे जो ये मुजाहिदीन थे। इसमें 3 तरीके के लोग थे। एक थे मतलब 3 तरीके के लोग थे। एक थे अहमद शाह मसूद के लोग, ये अहमद शाह मसूद ये हैं, ये भी एक गुट को नियंत्रित करते थे, ठीक है, एक अपना इनका अलग गुट था। एक थे तालिबान के लोग और एक थे अलकायदा के लोग। 3 तरीके के यहाँ पर जो वॉरलॉर्ड थे, जो एक प्रकार से बोल सकते हैं गुट थे अफ़गानिस्तान में, वो ये 3 तरीके के थे, ठीक है, जो 1980 के दशक में रूस के साथ युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। ये 3 गुट थे, जो 3 बड़े गुट थे जो कि यूएसएसआर के संयुक्त संघ के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। जिनको यूएस वेपन दे रहा था, अमेरिका यहाँ पर इनको वेपन दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान की जो आईएसआई है यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, वो इनको सामान पहुँचा रही थी और पूरी तरीके से इनका सपोर्ट कर रही थी रूस के खिलाफ लड़ने में, ठीक है। और ये आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे 1980 तक, ठीक है, 1980 तक यहाँ पर सब कुछ ठीक था। मतलब जो रूस की सेना थी वो पावरफुल थी, क्योंकि रूस के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, एरोप्लेन थे, हेलीकॉप्टर थे, ठीक है। लेकिन 1985 के बाद अमेरिका ने क्या किया था, ये वाला हथियार दे दिया था आतंकवादियों को, मुजाहिदीनों को, ये वाला, इसे बोलते हैं स्टिंगर, ठीक है। स्टिंगर एक प्रकार से मिसाइल टाइप की थी, तोप टाइप की थी, जिसके द्वारा ये आतंकवादी किसी भी जहाज़ को आसानी से निशाना बना सकते थे, किसी भी हेलीकॉप्टर को मार के गिरा सकते थे। और ये हथियार आने के बाद ये जो यहाँ के मुजाहिदीन हैं ये बहुत ही पावरफुल हो गए थे, क्योंकि अब रूस की सेना इन पर ऊपर से अटैक नहीं कर सकती थी, और अगर अटैक करती थी भी तो इनके पास भी एक ऑप्शन था उनको मार गिराने का, उनके साथ युद्ध लड़ने का, ठीक है। पहले क्या था, इनके पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ बंदूकें वगैरह थी, तो बंदूकों से हेलीकॉप्टर या प्लेन का कुछ होता नहीं था। लेकिन अब इनके पास ये तोप थी, एक प्रकार से हैंड गन थी, ठीक है, जिससे ये ज़मीन से ही आसमान में उड़ती किसी भी चीज़ को निशाना आसानी से बना सकते थे। अब 1985 के बाद यहाँ पर युद्ध के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे, क्योंकि अब ये भी पावरफुल हो चुके थे और वो भी पावरफुल थे, ठीक है, रूस भी पावरफुल था, ठीक है। अब आती है 1985 की बात 1985 में रूस में क्या हुआ था, यहाँ पर प्रेसिडेंट बदल चुके थे। 1985 में प्रेसिडेंट बन के आए थे गोरबाचेव, ठीक है। गोरबाचेव यहाँ पर 1985 में प्रेसिडेंट बन के आए और इन्होंने नए रिफॉर्म लाने चालू किए सोवियत संघ में, ठीक है। सोवियत संघ में उन्होंने नए नए चेंज चालू किए। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जहाँ जहाँ पर भी हमारी सेनाएं हैं हम उन्हें वापस बुला लेंगे, क्योंकि किसी भी दूसरे देश में जाकर युद्ध लड़ना बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम है। हम अपने खुद के देश पर काम करेंगे, खुद के देश को डेवलप करेंगे, दूसरे के देश में जाकर वहाँ पर सेना भेजकर अपना नुकसान और अपनी सेना का नुकसान क्यों करवाना, ठीक है।
तो इसलिए 1985 में उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारी जो जितनी भी सेनाएं हैं अफ़गानिस्तान में, हम उन्हें वापस बुला लेंगे, ठीक है। और 1986 में रूस ने क्या किया, अफ़गानिस्तान में एक दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, एक दूसरी गवर्नमेंट बना दी, वहाँ पर एक सरकार स्थापित कर दी, जिसके जो हेड थे उस सरकार के, उनका नाम था मोहम्मद नजीबुल्लाह, ठीक है। मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में वहाँ पर एक सरकार बनाई गई और 1989 में सारी जो रूस की सेनाएं थीं, सोवियत संघ की सेनाएं थीं, उन्हें वापस बुला लिया गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेनाएं वापस गईं 1989 में, जैसे ही यहाँ से सेनाएं वापस हटीं सोवियत संघ की, जो वॉरलॉर्ड थे वो आपस में ही लड़ने लगे। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 तरीके के वहाँ पर लोग थे, वो आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है। आपस में ही उनकी लड़ाई चालू हो गई। जैसे कि तालिबान है वहाँ पर जो मोहम्मद शाह मसूद हैं, ठीक है, उन दोनों की आपस में लड़ाई चालू हो गई। अफ़गानिस्तान सिविल वॉर की बात करते हैं। 1989 में जैसी यहाँ से अफ़गानिस्तान से सेना हटी, ठीक है, तो 1989 से 1996 तक यहाँ पर सिविल वॉर चलता रहा, यानी कि ये आपस में ही लड़ते रहे। 1991 में जो USSR है, सोवियत संघ है, वो विघटित हो गया, अलग अलग देश बन चुके थे 1991 में। और 1992 में जो नजीबुल्लाह थे उनकी गवर्नमेंट भी गिर गई, क्योंकि जो नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट को जो मेन सपोर्ट था वो USSR का था, यानी कि सोवियत संघ का था। लेकिन अब सोवियत संघ ही भंग हो चुका है, तो नजीबुल्लाह की सरकार भी ऑटोमेटिकली गिर गई। और 1992 से 1996 तक मतलब जो जितने भी वॉरलॉर्ड थे यहाँ पर, जितने भी गुट थे, वो आपस में ही लड़ते रहे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हमारे पास अफ़गानिस्तान आ जाए, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। तो इस चक्कर में वो आपस में ही लड़ते रहे, ठीक है, क्योंकि इनके पास हथियार पहले ही से थे, अमेरिका ने सबको भर भर के हथियार दे दिए थे, तो ये आपस में ही लड़ते रहे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, तालिबान जो सबसे बड़ा वहाँ पर गुट था, उसने सारे गुटों को हराकर, मतलब सारे इलाके पर, सबसे ज़्यादा इलाके पर तालिबान ने ही कब्जा कर लिया, ठीक है। जो कि लार्जेस्ट एरिया था वो तालिबान ने ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये आप यहाँ पर अफ़गानिस्तान का मैप देख रहे होंगे उस टाइम का। जो ये येलो कलर में आपको दिख रहा है, इस पर तालिबान का कब्जा है। जो ये रेड कलर में है, ये मसूद, जो मोहम्मद शाह मसूद थे, इस पर उनका कब्जा था, ठीक है। और जो ग्रीन कलर में था, ये दूसरा एक गुट था, लेकिन ये दोनों गुट मिल चुके थे। ये दोनों गुट मिलके इन्होंने नॉर्दर्न अलान, यानी कि उत्तर का एक अलग अपना क्षेत्र बना लिया था, और ये तालिबान था। तो इन्हीं दोनों गुट में आपस में युद्ध चल रहे थे, ठीक है। ये जो दोनों गुट थे, ये यहाँ से अटैक करते थे और ये यहाँ से, तो दोनों आपस में मतलब अटैक इनके चल रहे थे, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं तालिबान रूल के बारे में, यानी कि 1996 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था बहुत ही बड़े एरिया पर अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान की राजधानी है यहाँ पर, ठीक है, काबुल। तो यहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और राजधानी पर कब्जा हो गया था, यानी कि इन्होंने अफ़गानिस्तान का जो शासन है वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। अब हम तालिबान रूल के बारे में बताने वाले हैं कि तालिबान का शासन कैसा था। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र। इनका जो लीडर था वो था मुल्लाह उमर, ठीक है, इनका लीडर था। इन्हें जो सपोर्ट था, ठीक है, तालिबान को, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का था। पाकिस्तान फुल तरीके से इनका सपोर्ट कर रहा था, इन्हें हथियार दे रहा था, इनके जो लोग थे उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा था, ठीक है। तालिबान ने क्या किया था, यहाँ पर बहुत ही सख्त नियम लागू कर दिए थे। सरिया, जो इस्लामिक धर्म में एक सरिया कानून होता है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर लागू कर दिया था। सरिया कानून इतना कठोर कानून था जिसमें महिलाओं के लिए कोई भी वो नहीं थी, ना यहाँ पर ह्यूमन राइट थे, ना मानव अधिकार थे। किसी को भी मार दिया जाता था, किसी को भी पीट दिया जाता था, ठीक है। थोड़ी सी भी गलती करने पर यहाँ पर मौत की सज़ा दे दी जाती थी। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं की इतनी ख़राब स्थिति हो चुकी थी यहाँ पे कि 2002 में एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे जो ख़राब जगह है इस दुनिया की महिलाओं के लिए, वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में ना महिलाओं को कुछ अधिकार थे, ना पढ़ने का, ना लिखने का, ना घूमने का, कुछ भी अधिकार नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे 2001 तक, ठीक है। तो ये थी अफ़गानिस्तान की बात। हम अलकायदा की बात करते हैं कि अलकायदा वहाँ पर कैसे बन गया।
तालिबान और अलकायदा में बहुत फ़र्क है। तालिबान एक शासन व्यवस्था में विश्वास रखता था कि हम अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करके वहाँ का शासन चलाएंगे, लेकिन अलकायदा का सीधा उद्देश्य था लोगों में डर पैदा करना, एक आतंक मचाना। सीधा उसका एक ही मतलब था कि हमें अपने इस्लाम को, अपने धर्म को सर्वोच्च बनाना है और हर जगह पर आतंक फैलाना है। मतलब इस्लामिज्म जो एक उनकी सोच थी उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, मतलब इस्लाम को हमेशा आगे बढ़ाना है और जो इसके खिलाफ आएगा उसे हम मारते जाएंगे, पीटते जाएंगे। ठीक है, इसके जो लीडर थे अलकायदा की वो थे ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी। ठीक है, ये दो उसके लीडर थे। ओसामा बिन सबसे बड़ा लीडर बना था बाद में। ठीक है, और जो अलकायदा को फुल सपोर्ट करते थे वो तालिबान थे। तालिबान ने ही अपने यहाँ पर उसे संरक्षण दे रखा था, उसे वो सपोर्ट करते थे, उसे आश्रय प्रदान करते थे तालिबान, मतलब अलकायदा को। ठीक है, और तालिबान के द्वारा ही, मतलब तालिबान के संरक्षण में ही अलकायदा ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया था दुनिया में। 1993 में इन्होंने WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका US पर हमला किया था। 1993 में पहला हमला किया था। 1998 में अमेरिका के ही एक दूतावास पर, जो कि अफ्रीका में था, अफ्रीका के दूतावास पर इन्होंने हमला किया था 1998 में। ठीक है, और जो सबसे बड़ा इनका हमला था वो था 9/11 यानी कि 9/11 यानी कि 9 नवंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, दो ऐसी, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उस टाइम पर, उन्होंने 3 प्लेन हाईजैक करके, अलकायदा ने 3 एरोप्लेन हाईजैक करके एक पेंटागन पर, मतलब एक WTC पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और एक पेंटागन पर, मतलब सीधा उतार दिया था, सीधा मार दिया था, जिस कारण से 3000 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी, जो कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या थी। 3000 लोगों की मौत होना बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये उनका सबसे बड़ा हमला था। उसके बाद उन्होंने 2004 में भी एक मैड्रिड एक देश है, मैड्रिड ट्रेन बॉम्बिंग की थी। एक ट्रेन जा रही थी, उस पर भी बम फेंके थे। तो ये उनके सबसे बड़े अटैक थे। ठीक है, ये आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फ़ोटो है, जिस पर उन्होंने एक प्लेन को हाईजैक करके सीधा इस प्लेन को इस पर मार दिया था। ठीक है, इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सीधे ऐसे मार दिया था, जिस कारण से पूरी बिल्डिंग ही गिर गई थी। ठीक है, और इसी अटैक के बाद 2001 अटैक के बाद 9/11 के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जॉर्ज बुश, उन्होंने सीधे एक वॉर ऑन टेरर यानी कि आतंक के खिलाफ एक लड़ाई चालू कर दी थी। उन्होंने सीधा कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। ये वाक्य उन देशों के लिए था, या तो आप हमारे खिलाफ हैं या हमारे साथ हैं। ये उन देशों के लिए था जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे थे, उनसे इन्होंने सीधा कह दिया था कि या तो आप हमारे साथ रहें आतंकवाद के खिलाफ या हमारे खिलाफ रहें। ठीक है, मतलब हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये जॉर्ज बुश जो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका कहना था। ठीक है, इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यानी कि सारे आतंकवाद को ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद US ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पर, अफ़गानिस्तान के पास अपनी फ़ौजें भेजी, जिस कारण से तालिबान को उन्होंने हरा दिया। ठीक है, तालिबान ने जो लादेन था, ओसामा बिन लादेन था, उसको हैंड ओवर करने से मना कर दिया था अमेरिका को। अमेरिका ने सबसे पहले यही कहा था कि आप ओसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का प्रमुख था उस टाइम पे, आप हमारे, मतलब हमें सौंप दीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे आपको। लेकिन जो तालिबान था वो अब अलकायदा को संरक्षण दे रहा था, जिस कारण से तालिबान ने मना कर दिया कि हम लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे। और इसी कारण से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया था, अपनी फ़ौजें भेजकर वहाँ पर अटैक कर दिया था। दिसंबर 2001 में अटैक हुआ था, और तालिबान की जो वहाँ पर सरकार चल रही थी अफ़गानिस्तान में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, और जो इसके फाइटर थे, तालिबान के जो लड़ाके थे, वो भाग चुके थे, रूरल एरिया में पहाड़ों पर भाग चुके थे। ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स यानी कि ISAF का गठन हुआ, जिसे UN काउंसिल ने UN काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे परमिशन दी थी कि आप वहाँ पर जाइए और व्यवस्था को संरक्षित कीजिए। ठीक है,
क्योंकि देखो यूएन जो है अमेरिका के ही एक प्रकार से, अमेरिका का ज़्यादा उस पर दबदबा है, तो अमेरिका के नेतृत्व में यहाँ पर फ़ौजें भेजी गई अफ़गानिस्तान में और सारी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद हामिद करजाई को यहाँ पर अपॉइंट किया गया कि आप यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको संभालिए। ठीक है। हामिद करजाई को 2001 में हामिद करजाई को यहाँ का गवर्नमेंट का प्रमुख बनाया गया कि आप इस चीज़ को संभालिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये 2001 से 2014 तक गवर्नमेंट यानी कि अफ़गान की जो गवर्नमेंट है और यूएस की जो आर्मी है, अमेरिका की जो आर्मी है वो और तालिबान, इनके खिलाफ युद्ध चलता रहा। आप ये नक्शा देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पर तालिबान का कब्जा है, और जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कब्जा है, और जो रेड कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर युद्ध अभी भी चालू है। ये 2016 की कंडीशन है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि 2014 के बाद सिचुएशन का क्या हुई। यहाँ पर 2001 से 2014 तक ये सब चलता रहा, और 2014 के बाद अब वहाँ पर क्या हो रहा है। अक्टूबर 2014 में यहाँ पर अशरफ गनी पावर में आए, वहाँ इनको सत्ता मिली अशरफ गनी को। ठीक है। अशरफ गनी ने ISAF, ठीक है, यहाँ पर इन फोर्सों को सपोर्ट किया। ठीक है। अमेरिका ने इनकी फोर्सों को, अफ़गानिस्तान की फोर्सों को ट्रेंड करना चालू कर दिया। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उनके 10,000 सोल्जर ही बचे थे यूएस के, अमेरिका के, और बाकी सबों को हटा लिया गया था। अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर थे उन्हीं को ट्रेंड करना इनका काम बचा हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर छोटे मोटे ऑपरेशन में ये साथ देते थे उसका। ठीक है। अफ़गानिस्तान का, अमेरिका के जो सोल्जर थे वो छोटे मोटे ऑपरेशनों में इसका काम देते। 90% जो फौज थी अब वो अफ़गानिस्तान की हो गई थी, और 1-2% जो काम था, ठीक है, 98% काम जो मेन काम था वो अफ़गानिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना करती थी, और जो 2% काम बचा हुआ जो रहता था वो अमेरिका की फ़ौज करती थी। इसी कारण से अब वहाँ पर अमेरिका की फ़ौजें हटने वाली हैं, क्योंकि अब वहाँ पर अशरफ गनी की सरकार अभी भी चल रही है। ठीक है। वहाँ पर कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है अब। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने 4,000 से ज़्यादा जवानों को खो दिया है। 4,000 से ज़्यादा जवान यहाँ पर उनके शहीद हो चुके हैं, और करीब 150 लाख डॉलर का इसमें खर्च हो चुका है इन फौजों को संभालने में, इनके रख रखाव में। इस कारण से जो अभी के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अफ़गानिस्तान से हम अपनी सारी फ़ौजों को हटा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर हम फ़ौजें रखे रहेंगे तो ये कंडीशन कभी नहीं सुधरने वाली है। हमारी फ़ौजें रहेंगी वहाँ पर, खर्च होता रहेगा, हमारे जवान मरते रहेंगे। इस कारण से हमें अब फ़ौज हटा लेनी चाहिए, और जो वहाँ की जो सत्ता है उसी को सारा कंट्रोल सौंप देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सेना हटने के बाद वहाँ पर क्या हो सकता है। तो सेना हटने के बाद सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि तालिबान का फिर से कब्जा हो सकता है, क्योंकि तालिबान इसी फिराक में बैठा है कि जैसे यहाँ से अमेरिकी सेना हटेंगी हम वहाँ पर फिर से कब्जा कर लेंगे। हो सकता है पाकिस्तान यहाँ पर फिर से इंटरफेयर करने लगे, पाकिस्तान फिर से तालिबान को सपोर्ट करके सत्ता में ले आए, या हो सकता है और भी देश, बहुत सारे देश अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ताक में बैठे हैं कि जैसे ही अमेरिकी फ़ौज यहाँ से हटेंगी हम अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखना होगा कि अब इसके बाद अमेरिकी फ़ौजों के हटने के बाद अब अफ़गानिस्तान में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, और भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कंट्रोल करने के लिए फिराक में हैं। ठीक है। चारों तरफ से देश अफ़गानिस्तान पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि जैसे यहाँ से अमेरिकी फ़ौज हटती हैं, ठीक है, हम इस पर अपना कंट्रोल बना लेंगे। ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।